अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 3 है एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड डिसीजन ट्री का। हमने वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया था, उसका ये डायग्राम आपके सामने आपके हैंडआउट्स पे भी बना हुआ होगा। फिर हमने ये डिस्कस किया कि जहाँ पर डिसीजन लेना होता है हम स्क्वायर बनाएंगे और जहाँ पर एक आउटकम की एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी हो वहाँ पर हम सर्कल्स बनाएंगे। अब ईएफडी का एक और सवाल जो कि डिसीजन ट्री से पर्टेन करता है उसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप डिसीजन ट्री बना लो या तो एक और आपके पास जो है वो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का एक चार्ट बनता है, वो चार्ट बना लो। ठीक है, दोनों से आपका आंसर सेम आना है। आईकेप ने इसको जो है वो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी के चार्ट से किया है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैं डिसीजन ट्री की टेक्निक से कर देता हूं ताकि आपके पास दो सोल्यूशंस हो और दोनों को आप आराम से अपने पास कंपेयर कर और जो है वो चीज़ों को डिस्कस कर सको। अच्छा, इस सवाल में पता नहीं स्टूडेंट्स को जितनी बार भी मैंने ये सवाल क्लास में भी करवाया है, स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन सी रहती है। उनको ये जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है ये बॉक्स नहीं समझ आता, बहुत मुश्किल से समझ आता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि तसल्ली से आराम से बॉक्स को कैसे रीड करना है, कैसे समझना है, ये काइंडली देख लें, काइंडली इस सवाल को अच्छे से रीड कर लें। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है और बहुत बुरा रहा है कि इस सवाल में ये जो बॉक्स बना हुआ है बस बच्चों को पता नहीं क्यों ये बॉक्स समझ नहीं आता। हालांकि बड़ा सिंपल सा बॉक्स है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो आराम से तसल्ली से सवाल को रीड कर वीडियो को देखें ताकि जब मैं ये बॉक्स समझा रहा हूँ तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। सवाल देखते हैं कि क्या है। और सवाल की एक मिनट रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट अगले पेज पर असल में आ रही है तो मैं रिक्वायरमेंट आप लोगों से शेयर कर दूं कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। सवाल की जो रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि ड्रॉ डिसीजन ट्री टू डिपिक्ट द अबव प्रोबेबिलिटीज, डिटरमाइन वेदर इट विल बी एडवाइजेबल फॉर ख़याम लिमिटेड टू अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना चाहिए या नहीं बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड डिसीजन ट्री। अच्छा जनाब, सवाल आपके सामने है। अब इसमें जो है वो डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ है। हमने पिछले पार्ट में एक चीज़ देखी थी कि हमने डिस्काउंटिंग को इग्नोर किया था, एक जगह पे लिखा हुआ था इग्नोर दी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। अब सवाल को रीड करते करते मैं अपना डिसीजन ट्री भी बनाता हूँ। सवाल कहते हैं द डायरेक्टर्स ऑफ ख़याम लिमिटेड KL आर कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच विल नीड एन इमीडिएट कैश आउटफ्लो ऑफ ₹500 मिलियन। कुछ डायरेक्टर्स हैं ख़याम लिमिटेड कंपनी के और वो ये सोच रहे हैं कि हम जो है ना वो एक इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट में जो है ना वो 500 मिलियन का कैश आउटफ्लो होगा। और यही हमारा सवाल था कि आपने ये डिसाइड करना है कि इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो डिसीजन ट्री जब भी हम बनाते हैं हम एक स्क्वायर बॉक्स से उसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हमारा डिसीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट करनी है या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, यानी कि नो होगा आंसर तो कोई आउटफ्लो नहीं, कोई इनफ्लो नहीं। और अगर यस होगा आंसर तो फिर कितने का आउटफ्लो होगा, 500 मिलियन का। तो यहां पर ब्रैकेट में 500 मिलियन शो कर देता है। द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 years इकोनॉमिक लाइफ विद सेल्वेज वैल्यू ऑफ 50 मिलियन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 सालों का प्रोजेक्ट होगा और क्या कहते हैं आपको 50 मिलियन की सेल्वेज वैल्यू मिलेगी। केल्स बजट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट एंटिसिपेट्स दैट नेट कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स आर डिपेंडेंट ऑन एक्सचेंज रेट्स ऑफ द US डॉलर एंड हैज मेड द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस। यानी कि ये शायद प्रोबेबली इन्वेस्टमेंट कहीं फॉरेन जगह पर है जहाँ पे एक्सचेंज रेट की बातें आ जाती हैं और वो बोलता है कि यार कैश फ्लो जो है ना इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो एक्सचेंज रेट है डॉलर्स का वो कैसा है या वो कितना है, ठीक है ना। अच्छा, अब ज़रा गौर से इस टेबल को देखिए और इस टेबल में जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर नंबर 1 लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आराम से इस टेबल को समझाऊंगा, पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। जब भाई यहाँ पे ईयर नंबर 1 लिखा हुआ है ना तो ये जो पट्टी है ना, पट्टी ये जो रो जिसको कहते हैं, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पहले साल की होगी। क्या होगी, पहले साल की होगी। तो सर ये क्या है, ये भाई सीधा सीधा सा ये लिखा हुआ है कि देखो ईयर नंबर 1 में हो सकता है कि एक्सचेंज रेट 84 to 87 की रेंज में हो और इस बात के इम्कानात के एक्सचेंज रेट इतना हो वो 65% है। और अगर ऐसा होगा तो आप 250 मिलियन कमाओगे। इसी तरह से जब ईयर 1 लिखा हुआ है तो इसकी पट्टी में सारी इंफॉर्मेशन ईयर 1 की है और आगे ये लिखा हुआ है कि यार ऐसे इम्कानात के एक्सचेंज रेट 88 और 91 के बीच में हो, ये इसके चांसेस 35% है। और अगर ऐसा होगा तो 320 मिलियन का नेट कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स का अमाउंट होगा। तो सर आगे डैश डैश क्या है, डैश डैश का मतलब ये है कि ईयर नंबर 1 में 92 और 95 के बीच में एक्सचेंज रेट है, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है।
सिर्फ दो चीजों की प्रोबेबिलिटी है, या तो एक्सचेंज रेट 84 87 के बीच होगा, या तो एक्सचेंज रेट 88 और 91 के बीच होगा। ठीक है, करेक्ट है ना, ये पहली बात हो गई, सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर ब्रांच बनाऊं तो पहले ईयर 1 आता है या ईयर 2 आता है, सर ईयर 1 पहले आता है, तो मैं ईयर 1 के लिए एक सर्कल बना लेता हूं, सही है ना, ईयर 1 के लिए एक सर्कल बना लिया। और दो बातें हो सकती हैं ईयर 1 में एक बात ये हो सकती है कि जो एक्सचेंज रेट हो वो 84 87 के बीच हो, ईयर 1 में जो एक्सचेंज रेट हो वो 84 87 के बीच हो। ऐसा होने के चांसेस कितने हैं? 0.65। ऐसा भी हो सकता है कि ईयर 1 का जो एक्सचेंज रेट हो वो 88 और 91 के बीच में हो, ऐसा भी हो सकता है। और इस चीज़ के कितने चांसेस हैं? इस चीज़ के चांसेस हैं 0.35 या 35%, दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है, ठीक है ना। तो ये ईयर 1 की ब्रांच हो गई। अच्छा, अब आगे भाई जरा गौर से देखना, ये ईयर 2 लिखा हुआ है, ईयर 2 लिखा हुआ है, यानी कि अब जो नीचे इंफॉर्मेशन आएगी वो ईयर 1 की है? नहीं, ईयर 1 की नहीं है। ईयर 2 लिखा हुआ है तो नीचे जो इंफॉर्मेशन आएगी वो ईयर 1 की है? नहीं, ईयर 1 की नहीं है भाई, हरगिज नहीं है, कतई नहीं है। नीचे जो इंफॉर्मेशन है वो ईयर नंबर 2 की ही इंफॉर्मेशन है। तो सर ये ईयर 1 क्यों लिखा हुआ है? इसके पीछे लिखा हुआ है इफ का मतलब ये अगर, इफ ईयर 1 एक्सचेंज रेट इज 84 87, अगर ईयर नंबर 1 का एक्सचेंज रेट, अगर ईयर नंबर 1 का एक्सचेंज रेट 84 87 होगा, अगर ईयर 1 का एक्सचेंज रेट 84 87 होगा, यानी कि ये देखो डिसीजन ट्री पे मैंने येलो कर दिया, अगर ईयर 1 का एक्सचेंज रेट 84 87 होगा तो ये वाली पट्टी अप्लाई कर देना। और आगे लिखा हुआ है इफ ईयर 1 एक्सचेंज रेट इज 88 91, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ईयर नंबर 1 का एक्सचेंज रेट जो है वो 88 और 91 के बीच में हो, अगर ऐसा हो तो ये वाली पट्टी अप्लाई करना, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर ईयर 1 का एक्सचेंज रेट 84 87 है तो मेरा डायग्राम कैसे कंप्लीट होगा? अगर ईयर 1 का एक्सचेंज रेट 84 87 है, जिसके चांसेस 65% थे, तो फिर क्या हो सकता है? फिर ईयर नंबर 2 का एक्सचेंज रेट 84 87 भी हो सकता है, जिसके 20% चांसेस है, और उस केस में तुम 280 मिलियन कमाओगे। तो यहां से मतलब कि ईयर नंबर 2 की ब्रांचेस निकलेंगी 1 2 3, ठीक है। डिसीजन ट्री थोड़ा सा यार देख के बना लेना, मैं सॉल्यूशंस भी शेयर करूंगा ग्रुप पर। यहाँ पर जगह का मसला है, मुझे कंप्लीट करना है, तो इसलिए अजीब सा डिसीजन ट्री बन रहा है। अगर ईयर 1 का एक्सचेंज रेट 84 87 हुआ तो फिर ईयर 2 का एक्सचेंज रेट भी 84 87 हो सकता है, जिसके इम्कानात 20% है, और उस केस में 280 मिलियन कमाया जाएगा 84 87, ठीक है ना। अच्छा, अगर ईयर नंबर 2 का, अगर ईयर नंबर 1 का एक्सचेंज रेट 84 87 था तो ईयर नंबर 2 का एक्सचेंज रेट 88 91 भी हो सकता है, जिसके 65% इम्कानात हैं, और उस केस में 330 मिलियन कमाओगे। यानी कि यहाँ पर मैं सीधा 0.65 लिख देता हूँ, बाकी जगह नहीं है मेरे पास लेबल करने की प्रॉपर्ली। और अगर ईयर नंबर 1 का एक्सचेंज रेट जो है वो 84 87 हुआ तो ईयर 2 का एक्सचेंज रेट 92 95 भी हो सकता है, जिसके 15% चांसेस हैं, यानी कि ये 0.15 वाली रूट आ गई, ठीक है भाई। इसी तरह से अब ये क्या है? इफ ईयर 1 एक्सचेंज रेट इज 88 91, अगर ईयर 1 का एक्सचेंज रेट 88 91 के बीच होगा तो ईयर 2 का एक्सचेंज रेट 84 87 होने के चांसेस 5% है, जिस केस में कंपनी 340 मिलियन कमाएगी। यानी कि यहां से वापस से ये 3 रूट्स बनेंगी। ये 3 रूट्स क्या बनेंगी? यहां पे कुछ जगह है, आराम से बना सकते हैं। एक तो हो गई 0.05, अगर ईयर 1 का एक्सचेंज रेट 88 91 हो तो ईयर 2 का एक्सचेंज रेट 88 91 हो, उसके चांसेस 50% होंगे, यहाँ पर 0.5। अगर ईयर 1 का एक्सचेंज रेट 88 91 हो तो ईयर 2 का एक्सचेंज रेट 92 95 हो, इसके चांसेस 45% होंगे, यानी कि 0.45, ठीक है भाई। ये हमने रूट्स बना दी। अब जनाब करना क्या है? अब जनाब करना ये है कि हमने जो है ना वो अपने आंसर्स लिखना है। देखो कैसे लिखना है, मैं यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि सारी चीज़ें आपके सामने बना सकूँ, प्रोबेबली कुछ चीज़ें मैं क्लीनली बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, अगर ईयर 1 का एक्सचेंज रेट 84 87 हुआ, अगर ईयर 1 का एक्सचेंज रेट 84 87 हुआ, मैं किस रूट की बात कर रहा हूँ ये जरा देखना, मैं इस रूट की बात कर रहा हूँ। अगर ईयर 1 का एक्सचेंज रेट 84 87 हुआ तो पहले साल कंपनी कितना कमाएगी? 250 मिलियन कमाएगी, सही है ना। और फिर ईयर नंबर 2 का एक्सचेंज रेट भी 84 87 रहा तो ईयर 2 में कंपनी 280 मिलियन कमाएगी। एक और बात, एक सैलवेज वैल्यू है 50 मिलियन की, वो इधर इंक्लूडेड नहीं होगी। सैलवेज वैल्यू का क्या मतलब है? दूसरे साल के आखिर में आप कोई एसेट्स डिस्पोज ऑफ करोगे, वर्किंग कैपिटल का इनफ्लो आ जाएगा,
तो 50 मिलियन और आएंगे, यानी कि दूसरे साल आपको 280 मिलेंगे। नहीं, 280 प्लस 50 कितना होता है? 280 प्लस 50 होता है 330। तो अगर ईयर 1 का एक्सचेंज रेट 84-87 रहा और ईयर 2 का भी एक्सचेंज रेट 84-87 रहा, तो मैं पहले साल 250 मिलियन कमाऊंगा और दूसरे साल कितने कमाऊंगा? दूसरे साल मैं जो कमाऊंगा ना वो कमाऊंगा 330। 280 का कैश इनफ्लो लिखा हुआ है, 50 मिलियन स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, केएल यूजेस अ डिस्काउंट रेट फॉर इन्वेस्टमेंट्स हैविंग सिमिलर रिस्क लेवल्स, यानी कि मैं इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यूज निकालूं तो ये जो 250 है ये ईयर 1 पर, ईयर 0 पे लेकर आने के लिए 1 साल की डिस्काउंटिंग, तो 1 प्लस 14% से डिवाइड, और ये जो 330 है इसकी 2 सालों की डिस्काउंटिंग, यानी कि 1 प्लस 14% पावर 2। ठीक है जनाब, देखो जरा इसकी वैल्यू कितनी बनती है, 250 डिवाइडेड बाई 1.14 प्लस 330 डिवाइडेड बाई 1.14 की पावर 2, यह आ जाता है 473.22 या तकरीबन 473। ये 473 मिलियन जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ये तब आ रही है जब ईयर 1 का एक्सचेंज रेट भी 84-87 हो और ईयर 2 का एक्सचेंज रेट भी 84-87 ही हो। ठीक है जनाब। अच्छा, इसी तरह से अगर ईयर 1 का एक्सचेंज रेट 84-87 हुआ तो ईयर 1 में आप 250 कमाओगे, लेकिन अगर फिर ईयर 2 का एक्सचेंज रेट 88-91 हो जाता है तो आप 330 कमाओगे प्लस 50 की स्क्रैप वैल्यू। 330 और 50 कितना होता है? 380। तो इस रूट पर आप लिख दो 250 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14% प्लस 330 और 50 380 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14% पावर 2, कितना आ जाता है? 250 डिवाइडेड बाई 1.14 प्लस 380 डिवाइडेड बाई 1.14 की पावर 2, ये बन जाता है 511.7। 511.7। अच्छा, इसी तरह से अगर ईयर 1 का एक्सचेंज रेट 84-87 रहा, यानी कि यहां पर 250 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14%, और ईयर 2 का एक्सचेंज रेट जो है वो 92-95 हो गया, तो ईयर 2 में आप कमाओगे 360 प्लस 50 स्क्रैप वैल्यू 410 हो गए। 410 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14% पावर 2। ठीक है जनाब, तो ये आपका आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 1.14 प्लस 410 डिवाइडेड बाई 1.14 पावर 2, ये बन जाता है 534.7 या तकरीबन 534। ठीक है जनाब। अच्छा, इसी तरह से आपने इस चार्ट को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल ईयर 1 का एक्सचेंज रेट अगर 88-91 हुआ तो पहले साल में आप 320 कमाओगे, और फिर अगर ईयर नंबर 2 का एक्सचेंज रेट जो है वो 84-87 हुआ तो दूसरे साल आप 340 कमाओगे। 340 प्लस 50 इज 390, यानी कि यहां पर आपके पास आएगा 320 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14%, और इसमें आप ऐड कर दोगे 390 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14% की पावर 2। तो इस तरह से जनाब आप इस टेबल को जरा कंप्लीट करें, ठीक है, और फिर इसको मजीद हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सवाल तो आप लोगों के सामने होगा। तो आपका जो फाइनल डिसीजन ट्री बनेगा वो कुछ इसी तरह का बनेगा। मैंने ये 2-3 फिगर्स आपके सामने कैलकुलेट कर दी थी, बाकी फिगर्स जो है वो भी आपके सामने अब है। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू एट ए कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू एट ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 473 मल्टीप्लाइड बाई 20% प्लस 511.7 मल्टीप्लाइड बाई 65% प्लस 534 मल्टीप्लाइड बाई 15%। ठीक है ना, और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू एट ए आ रही है 507.3। इसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू एट बी कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 580.7 मल्टीप्लाइड बाई 5%, 611.5 मल्टीप्लाइड बाई 50%, 626.96 मल्टीप्लाइड बाई 45%, और ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू एट बी आएगी जैसे पिछले सवाल में कैलकुलेट करते हुए आ रहे हो। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद उससे पिछले सर्कल पर यानी कि सी की एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू एट ए मल्टीप्लाइड बाई 65%, एक्सपेक्टेड वैल्यू एट बी मल्टीप्लाइड बाई 35%। इससे हमारे पास सी की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। सी की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आ रही है वो 545.66 आ रही है, और इसके लिए इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए हमें 500 का कैश आउटफ्लो भी करना था। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 45.66 की पॉजिटिव आ रही है, देयरफॉर हम इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करेंगे रादर देन के हम इसको अंडरटेक ना करें। हम यस वाला रूट लेंगे बिकॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है।
कोई भी सवाल हो आप व्हाट्सएप पर मुझसे टाइमली इस सवाल को पूछ सकते हैं, जो भी आपकी कंसर्न्स हो मैं अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगला सवाल जो है उसको सॉल्व करूंगा। बहुत शुक्रिया।